बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अर्तगल कौन थे। अर्तगल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़बान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़बान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मदाहों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तगल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। सब्सक्राइब करें तिहाम टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा उस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़नतीनी सल्तनत के मोरिख की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्कहाना बदोश कबीले से था और उसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बड़े आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसके मसनद पर बैठे। एक मौरिख के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मुआज़े से कम नहीं है। मौरिख कैरोलिन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तगल के बारे में उस्मानी रिवायत। मोरिख स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में इसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने उसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद अमजद सुलेमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह यह कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के मुताबिक ख्याल है कि सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़िरात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तगल ने मगरिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जोक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज उस रिवायत के मुताबिक अर्तगल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तगल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़नतीनी सल्तनों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इसी रिवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तगल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था। नामालूम तारीख वाला सिक्का। फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो उससे साबित होता है कि अर्तगल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। उस सिक्के पर जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तगल दर्ज है। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक़्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र। फिंकल लिखती है कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। उस वक़्त के एक बाज़नतीनी मोरिख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़नतीनी फ़ौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फ़ौज से हुआ। जंगे बाफ्यूज़ कहलाने वाली ये लड़ाई कस्तांतिनिया इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और उसमें बाज़नतीनी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई।
لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطینیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ عثمان کا خواب۔ مورخ پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادی بالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے سے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادی بالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادی بالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے تیہام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں